कि निर्णय लेने में क्या क्या सावधानी होनी चाहिए। बेसिक सी बात इतनी सी है। जब आपके मन में कोई सवाल है तो सवाल पूछिए, पहले मैं अपनी बात रखता हूँ, फिर आप सवाल पूछिएगा। जब भी कोई निर्णय लेने की प्रक्रिया में आप उतरते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है ये देखिए कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले आप निष्पक्ष और तटस्थ हैं या नहीं हैं। एक शब्द होता है तटस्थ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रल। तटस्थता को न्यूट्रलिटी बोलते हैं। इससे मिलता जुलता एक प्रसंग है निष्पक्ष या निष्पक्षता कह लीजिए। इसको बोलते हैं इम्पार्शियल होना या इम्पार्शियलिटी एज ए क्वालिटी। ये मैं कह रहा हूं कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले, बाद में तो जो होगा देखेंगे। ये पहला स्टेप है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी नंबर 2 हो गई यहां से, ठीक है। तो जब हमें शुरुआत का प्रोसेस समझ में आया, अब प्रोसेस ये है कि जब हम जजमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्या क्या जानना है उस मुद्दे पर फैसला करने से पहले। तो सेकंड स्टेप है जो आपका इनपुट है। इनपुट कलेक्शन कैसे होना चाहिए? इनपुट का मतलब वो सारी जानकारी है जिनके बेस पर आप फैसला करेंगे, है ना। आपकी भाषा में कि वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, उसके बारे में 10 जानकारी जुटा लेनी है पहले। तो जो इनपुट्स आप लेंगे, पहली बात तो इनपुट्स एडिक्वेट होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अश्वत्थामा तो इसके बाद कर लिया ही नहीं। अगर उसके बाद भी सुन लिया होता तो शायद ऐसा ना होता। तो हड़बड़ी में फैसला नहीं करना है, पहले इनपुट पर्याप्त लेना है। और एक नियम होता है नेचुरल जस्टिस का। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस, बहुत फेमस केस है 1978 का, आर्टिकल 21 के बारे में है, उसने बड़ी अच्छी बात कही। कई बार ऐसा होता है कि आपने एक पक्ष को सुना, आपको लगा इतना ऑथेंटिक है, पर्याप्त है, फैसला कर लो। लेकिन दूसरा पक्ष इतना ड्रामेटिकली अलग होता है, इतना जरूरी होता है कि वो सुनने के बाद आपको लगता है कि ये तो, इसके बिना तो फैसला हो ही नहीं सकता था। इसलिए कोई पक्ष कितना भी कन्विंसिंग हो, पूरा परिवार, पूरा धर्म, पूरा समाज, पूरी राजनीति सब एक तरफ बोल रहे हो, तब भी ध्यान रखना है कि एक दूसरा पक्ष भी होता है। और जब तक सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखेंगे, आप सच के नजदीक पहुंच नहीं पाएंगे। हमेशा देखिए, कोई इंफॉर्मेशन आई है, नियत का सवाल भी तो हो सकता है ना, किसी ने क्यों आपको बताया? तो ये आपको कहे कि तुम जानते हो, तुम जिसको पसंद करते हो आज कहाँ घूम रहा था। आप कहना अच्छा बता दो, पहले बता दो पूरा, तुम सूचना ले लीजिए, क्या दिक्कत है। फिर सोचिए कि ये बताने क्यों आए इतनी दूर से ऑटो खर्चा करके। हो सकता है तीसरा उम्मीदवार हो ये भी तो हो सकता है भाई। एक डाउट का स्पेस तो रहता ही है ना। आप इतना प्रिकॉशन तो लेंगे ही ना, ऐसे कैसे फैसला कर लेंगे किसी के बारे में एक सेकंड में। और जब तक तय ना हो कि वो व्यक्ति गलत है, तब तक उसे दोषी नहीं मानना है। हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे नार्को, पोलीग्राफी सब समझेंगे, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, क्या सिस्टम्स हैं। और इसका सिंपल मतलब ये है, जब तक साबित ना हो जाए कि कोई अपराधी है, उसे अपराधी नहीं मानना है, वरना आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आप सब पे शक करते रहेंगे, सब पे संदेह करते रहेंगे, लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे। दो ही तरीके हैं, जब तक साबित नहीं होगा तब तक भरोसा करूंगा, दूसरा जब तक साबित नहीं होगा तब तक शक करूंगा। ज्यादा अच्छा क्या है, भरोसा कीजिए जब तक साबित ना हो कि भरोसा गलत है, क्योंकि भरोसा बनाना मुश्किल काम है, तोड़ना बहुत आसान काम है। अब जब इतना कुछ हो गया, आपने नेचुरल जस्टिस पे देख लिया, एडिक्वेट आपके पास फैक्ट्स हैं, पक्ष विपक्ष में हैं, दोनों तरफ के हैं, वो सब देख लिए। तब सवाल आता है कि अब हमें जजमेंट करने की ओर बढ़ना है। और जजमेंट करते समय हमें किन किन गलतियों से बचना है। एक वर्ड होता है, आपने एक शब्द मतलब वो एक विषय का नाम सुना होगा, लॉजिक, सुना है। तो जजमेंट करते समय हमें कुछ ऐसी गलतियों से बचना है जिन्हें जनरली हम फैलेसी कह सकते हैं, तर्कदोष कह सकते हैं। तर्कदोष तो 50 तरह के हैं, हम बहुत कॉमन सेंस वाली जो चीजें उनकी बात करेंगे, जो सामान्य जीवन में अप्लाई होती है, अक्सर होती है। जैसे एक है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके इनपुट और जजमेंट के बीच में प्रोपोर्शन ठीक होना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी यानी अनुपातिकता का सिद्धांत ठीक से काम करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इनपुट जितना है, फैसला उतना ही होना चाहिए। तो कहने का भाव यह है कि जो इनपुट है, उस इनपुट से जितना फैसला निकले उतना ही फैसला निकालिए, उससे ज्यादा फैसला मत निकालिए। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। हम में से अधिकांश लोग बहुत बढ़ा के फैसला निकालते हैं। किसी ने सिर्फ इतना आपसे कहा कि यार अच्छा नहीं लगा तुमने आज ये काम किया, और आपने क्या क्या फैसले, सुसाइड और पता नहीं क्या क्या सोच लिया दिमाग के अंदर, उतना ही। किसी मूड में किसी ने कुछ कह दिया, टेम्परामेंट में, इमोशंस में कह दिया, तो उसकी वैल्यू उतनी रखी। बहुत बढ़ाइए मत उस चीज को, उतना ही जितना उसका महत्व होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जजमेंट की दूसरी फैलेसी को बोलते हैं इलिसिट जनरलाइजेशन, अवैध सामान्यीकरण इसको बोलते हैं हिंदी में। ये हम सब बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा। और मैंने ऐसे बहुत मासूम मासूम बच्चों को देखा है। छोटे बच्चे भी, जैसे पहली बार कोई पसंद आ गया उनको, मान लीजिए, स्वाभाविक सी बात है, ऐसा तो हो ही जाता है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में। किसी
को देखकर अच्छा लगना है तो बहुत स्वाभाविक है। अगर बिल्कुल नहीं ऐसा हो रहा है तो चिंता की बात है, और हो रहा है तो नॉर्मल बात है। और उसी मासूमियत में जाके उसने कह दिया कि आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और दूसरे व्यक्ति को ना मना करने की तमीज नहीं थी। भाई मना करने की भी तमीज होती है ना, आपको ठीक है उस रिलेशनशिप में नहीं जाना तो कायदे से मना कर दीजिए। और उसने कहा कि बेहतर होता कि आईना देख लिया होता मुझे कहने से पहले। इस बच्ची का दिल टूट गया, या बच्चे का दिल टूट गया, खतरनाक टूटा है। और इसने फैसला किया दुनिया के सारे लड़के ऐसे होते हैं, दुनिया की सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं, अब किसी से नहीं बात करनी, अब जिंदगी भर अकेले रहेंगे। यह है जनरलाइजेशन। एक सैंपल है छोटा सा, एक व्यक्ति, पूरे कितने 800 करोड़ हो गए ना तो दुनिया में लोग, हाँ 8 अरब लोग हो गए। 800 करोड़ में एक ने आपको गलत तरीके से बोला, तो आपने फैसला कितने के बारे में किया? अगर 400 मान लें आधे उसमें से, तो 400 करोड़ के बारे में फैसला आपने कर लिया। इसलिए अगर कभी ऐसा हो ना, जैसे सारे बिहारी ऐसे होते हैं, सारे हरियाणवी ऐसे होते हैं, सारे पंजाब के लोग ऐसे होते हैं, ऐसी बकवास जब भी कोई करे तो उसको बोलना नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने बिहार के 4 लोगों से बात की, हरियाणा के 4 लोगों से बात की, उसके बारे में पूरे स्टेट को नाप दिया एक ही बार में। ये भी तो हो सकता है कि वो वहां के एक्सेप्शन हो, अपवाद हो जो आपको मिल रहे हो। सबके बारे में क्यों फैसला कर लेंगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि फैसला करते हुए बहुत जनरलाइजेशन आपसे ना हो, बहुत बड़े फैसले आप ना करें, उतना ही करें जितना करने की जरूरत है। तीसरी फैलेसी क्या होती है कि हम लोग एक आपने शब्द सुना होगा, बाइनरी आजकल चलता है खूब। हम लोग एक खास माइंडसेट में रहते हैं, उसको बोलते हैं बाइनरी या डाइकोटमी। एक शब्द चलता है फिलोसफी में, एक माइंडसेट का नाम है डाइकोटमी, बाइनरी थिंकिंग बोलते हैं। इसका मतलब या तो ये या वो। इसका मतलब क्या है कि हम चीजों का फैसला करते हुए या तो इस तरफ खड़े होंगे या इस तरफ खड़े होंगे, और हम ये सोचने को तैयार ही नहीं है कि इन दोनों से अलावा तीसरा या चौथा या पांचवा रास्ता भी हो सकता है। ये आदमी या तो अच्छा है या बुरा है, या ईमानदार है या चोर है, या वफादार है या बेवफा है। जबकि दुनिया में, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ही आदमी ईमानदार भी होता है, चोर भी होता है। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद ने पहली बार यह समझाया हिंदी साहित्य को कि कोई कैरेक्टर सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता है, अच्छा और बुरा होता है, और मामला केवल प्रपोर्शन का है। कोई 45% अच्छा है, 55 बुरा है, कोई 55 अच्छा है, 45 बुरा है, कोई 65-35 पे है, कोई 72-28 पे होगा, कोई 24-76 पे होगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूम की अप्रोच। और कॉन्टिन्यूम का मतलब यह है कि जब आप फैसला करें हमेशा किसी चरम पर ना रहें, किसी एक्सट्रीम पर ना रहें। मोदी जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बुरे हैं, एकदम बुरे। ये ड्रामा नहीं करना है। क्या बोलना है? मुझे मोदी जी की ये पॉलिसीज बहुत अच्छी लगती हैं, ये ठीक लगती हैं, ये और ये ठीक नहीं लगती हैं। एक समझदार व्यक्ति की तरह बात करेंगे हम, क्यों एक बहे हुए व्यक्ति की तरह बात करेंगे उछल कूद के? और मोदी जी क्यों, कोई भी नेता हो, आप किसी एक व्यक्ति के अलग अलग पक्षों को अलग अलग स्तर पर देखने समझने के लिए क्यों तैयार नहीं होते? क्यों उसके बारे में पूरा एक ही फैसला कर देना हमेशा के लिए? और चौथी बात जो आपकी उम्र में ज्यादा मैटर करती है वो ये कि जब भी कोई फैसला हो, हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी डिसीजंस आपके हैं वो टेम्परेरी हैं। और इसलिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रखिए कि अगर कुछ नए और ऑथेंटिक इनपुट्स मिलते हैं तो आप अपनी राय, अपना निर्णय, अपना फैसला बदल सकें। कई बार हम इतने रिजिड होते हैं अपने फैसलों को लेकर, लगता है कि एक बार कह दिया लोग क्या कहेंगे, अब कैसे बदले अपनी बात को। यही तो साहस है, ये कह पाना कि मैं जो कह रहा था वो गलत था। आज मुझे लगता है कि मैं अपना ही बेहतर संस्करण हूं, अपना ही बेटर वर्जन हूं। ये साहस कि जो मैंने फैसला किया है, एक समय के बाद हो सकता है कि पर्याप्त इनपुट ऐसे मिले कि मुझे ही समझ में आ जाए कि फैसला गलत था। और गलत था तो मैं गलत फैसला क्यों ढोता रहूं भाई? क्यों नहीं ईमानदारी से मान लूं कि हाँ एक गलती हुई, अब मैं उस गलती का निराकरण कर रहा हूं। मेरी राय पहले ये थी, अब मेरी राय ये है, और अभी भी गारंटी नहीं है कि हमेशा ही रहेगी राय, कल को बदल सकती है। हाँ, ह्यूमन रिलेशंस में आप नहीं कर सकते ऐसा बार बार, लेकिन सामाजिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे तो कर सकते हैं। और इसलिए आज के दौर में अगर आप इन प्रिकॉशंस को ध्यान रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम बेटर जज होंगे। जज बनना बहुत मुश्किल काम होता है, हम जज बनते बहुत ज्यादा हैं। अपने मामले में वकील, दूसरे के मामले में जज तुरंत बन जाते हैं। लेकिन जजमेंटल होना जज होना नहीं है, जजमेंटल हुए बिना ठीक फैसला करना जज होना है।